ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जिंदगी से परेशान होकर खुदकुशी करने वाला था, पर मरने से पहले वो एक ही झटके में अमीर आदमी बन गया। तो कहानी की शुरुआत में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक आदमी को मारकर उसकी लाश ठिकाने लगा रहा था। अब यह कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें जेसन को दिखाया जाता है जो अपनी स्ट्रगल से भरी जिंदगी से परेशान होकर फांसी पर लटक रहा था। पर तभी उसके दरवाजे के बाहर उसकी मकान मालकिन आ गई, जिसने उसे कहा कि वो उसके लिए नूडल लाई है। तो जेसन ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, पर वहाँ उसकी मकान मालकिन उससे किराया मांगने लग गई। उसने घर और उसकी हालत देखकर कहा कि तुम कभी नहाते नहीं हो गया और कल तक उसे उसका किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ से निकल जाना। जिसके बाद जेसन ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी सारी फोटोज को जलाकर फिर से फांसी पर लटक गया। पर फिर उसने सोचा कि क्यों न नहाने के बाद मरा जाए, इसलिए वो नहाने के लिए पब्लिक बाथरूम में चला गया, जहाँ उसे चोई दिखा। चोई दरअसल वही कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो मूवी के शुरू में एक आदमी को ठिकाने लगा रहा था और अब वो यहाँ पर अपने हाथ साफ कर रहा था। जेसन ने जब उसे और उसके हाथ की महंगी घड़ी को देखा तो उसे लगा कि ये कोई बहुत अमीर आदमी है। फिर जब चोई नहाने के लिए गया तो वहाँ उसका पैर साबुन पर लगा और वो फिसलकर सर के बल नीचे गिर गया, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। यहाँ सभी लोग हैरान थे कि वो गिरा कैसे, पर जेसन ने सोचा कि क्यों ना एक दिन के लिए अमीर बन के जिया जाए, उसके बाद तो उसे मरना ही है। इसलिए उसने चोई के पास अपने लॉकर की चाबी और अपना सारा सामान रख दिया और उसके लॉकर की चाबी को लेकर उसके लॉकर से उसका सारा सामान ले लिया। जिसके बाद वो नहा धोकर चिकना बनकर बाहर आ गया, जहां उसे अपनी मकान मालकिन दिखी, जिसे उसने अपना पुराना किराया देकर 6 महीने का एडवांस में किराया दे दिया। यहाँ उसकी मकान मालकिन हैरान थी कि नहाने से पहले तो ये एकदम भिखारी था, नहाने के बाद ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। तभी जेसन को अपने सूट से एक कार की चाबी मिली, जिसे देखकर तो वो बहुत खुश हो गया और फिर उसने एक अमीर आदमी की तरह अपना सारा किराया और उधार चुका दिया। जिसके बाद वो अपनी दोस्त से मिला जो कि जेसन के साथ पहले स्ट्रगलिंग एक्टर थी, जिससे जेसन ने पैसे उधार लिए थे। तो अब जेसन ने उसके पैसे लौटा दिए। फिर इधर उसकी दोस्त ने उसे बताया कि अगले महीने उसकी शादी होने वाली है, जिसे सुनकर जेसन के चेहरे का रंग ही उतर गया, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। जिसके बाद जेसन के अंदर का जमीर जाग गया और वो सोचने लगा कि इस सब से उसकी लाइफ नहीं बदलने वाली है। इसलिए वो चोई का सामान लौटाने के लिए चला गया। वहाँ चोई हॉस्पिटल के बेड पर लेटा पड़ा था, तो जेसन ने चुपके से उसका सामान रख दिया। पर जब वो अपना सामान लेने लगा तो उसी वक्त चोई जाग गया, जिसने जेसन से पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्योंकि सर पर चोट लगने की वजह से चोई की याददाश्त जा चुकी थी। उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ये जानकर जेसन ने सोचा कि किस्मत खुद ही उसे अमीर बनाने पर तुली है, तो वो क्या कर सकता है। इसलिए वो यहाँ से फिर से चोई का सामान लेकर चला गया। जिसके बाद चोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए काउंटर पर पहुंचा, तो वहाँ उसके पास बिल क्लियर करने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसके पास रीना नाम की एक लड़की आई जो चोई को हॉस्पिटल लाई थी, जिससे अब चोई ने कहा कि वो उसका बिल क्लियर कर दे, वो घर पहुंचकर उसे पैसे लौटा देगा। तो रीना ने उसका बिल क्लियर कर दिया और फिर वो चोई के साथ उसके घर जाने लगी। चोई के बाद जेसन की आईडी थी, जिस वजह से चोई अपने आप को जेसन समझ रहा था। जिससे अब रीना ने उसकी एज पूछी तो चोई ने आईडी में देखकर बताया कि वो 32 साल का है, जिसे सुनकर रीना हैरान हो गई, क्योंकि उसकी एज और फेस दोनों मैच नहीं हो रहे थे और इस बात से चोई भी कंफ्यूज था। दूसरी तरफ उधर जेसन अब चोई के घर पहुंच जाता है, जहां चोई का घर एक बहुत ही बड़ा आलीशान फ्लैट था, जिसका बाथरूम ही जेसन के घर के 4 गुना बड़ा था, जिसको देखकर जेसन बहुत खुश हो गया। और उधर चोई रीना के साथ जेसन के घर पर पहुंचा, क्योंकि उसके पास जेसन की आईडी थी जिसमें उसका एड्रेस था। चोई जब घर की हालत और टूटी हुई रस्सी को देखता है तो उसे लगता है कि उसने शायद खुदकुशी करने की कोशिश की होगी, जिसे जानकर रीना समझ गई कि अब तो गए उसके पैसे। उसने चोई को पैसे बाद में लौटाने के लिए कहा और वो यहाँ से चली गई। पर चोई कंफ्यूज था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की होगी। और वहाँ जेसन चोई के फ्लैट में ऐसे रहने लगा जैसे कि वो उसी का घर हो। फिर उसने टीवी चलाया तो उसमें योंजो नाम की लड़की योगा कर रही थी। उसने चैनल चेंज करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ये तो सीसीटीवी है, इसलिए अब वो यहाँ उसे ही देखने लग गया। और वहाँ चोई ने सबसे पहले अपने घर की सफाई की और फिर अपने बारे में जानने के लिए अपने पड़ोसियों के दरवाजों को खटखटाने लगा, लेकिन सभी ने उसे सेल्समैन समझकर भगा दिया। तभी उसे यहाँ एक आदमी मिला, जिसे चोई ने पूछा कि क्या वो उसे जानता है, तो वो आदमी अपनी बीवी का गुस्सा उस पर निकालने लगा, पर चोई ने उसे 1 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया, जिससे उसे पता चला कि उसके पास इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल है। दूसरी तरफ वहाँ जेसन ने सीसीटीवी में देखा कि रीना अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल रीना फिर से खड़ी हो गई, जिसे देखकर जेसन को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या कर रही है। और दूसरी तरफ वहाँ चोई अपने बारे में जानने के लिए उन चीजों की लिस्ट बना रहा था जिन चीजों में वो बेहतर है। तभी उसके पास रीना भी आ गई, जिसे उसने बताया कि वो सफाई और चाकू चलाने में माहिर है।
जिसे सुनने के बाद रीना तुरंत उसे अपने घर ले गई, जहाँ उसकी माँ घर में ही एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वो अपनी माँ से चोई को काम पर रखने के लिए कहती है। उसकी माँ उसे काम पर रखना तो नहीं चाहती थी, पर फिर जब रीना ने बताया कि उसने उसे पैसे उधार दिए हैं जिन्हें उसे वसूल करना है, तो उसकी माँ ने उसे काम पर रख लिया। फिर वहाँ जेसन को दिखाया जाता है जिसे बहुत भूख लगी थी, तो वो घर में ही खाने के लिए ढूंढने लगा, पर वहाँ उसे चॉकलेट के डिब्बों में बहुत सारे पैसे मिले, जिन्हें देखकर तो वो बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत जोमेटो से अपने लिए 5 स्टार वाला खाना मंगाया। जिसके बाद उसे यहाँ एक सीक्रेट कमरा मिला जहाँ हाईटेक गैजेट, गन्स वगैरह और अलग अलग आईडी कार्ड और पासपोर्ट थे। तभी उसे यहाँ स्क्रीन पर योंजो दिखी और चोई का प्लान भी, जिसे देखकर जेसन ने सोचा कि चोई पुलिस वाला है जो योंजो की जान बचाने के लिए उस पर नजर रख रहा था। लेकिन अब तो चोई की याददाश्त जा चुकी थी, तो जेसन ने सोचा कि वो ही अब इस लड़की पर नजर रखेगा। फिर उसने सीसीटीवी में देखा कि जो फूड डिलीवरी बॉय उसे खाना देने के लिए आया था वो योंजो को भी खाना दे रहा है, तो वो समझ गया कि योंजो भी इसी बिल्डिंग में रहती है। इसलिए वो फिर उसे ढूंढने के लिए बिल्डिंग के सारे फ्लैटों में देखने लगा, पर किसी भी घर में उसे योंजो नहीं मिली। जिसके बाद वो थक हार कर अपने फ्लैट में वापस आ गया, जहाँ उसने फिर से योंजो को मरने का नाटक करते हुए देखा और उसके चलने की आवाज नीचे उसके फ्लैट में भी आ रही थी, जिसका मतलब था कि योंजो उसके फ्लैट के ही ऊपर के घर में है। जिसे जानने के बाद जेसन उससे मिलने के लिए चला गया ताकि वो उसे पटा पाए। दूसरी तरफ यहाँ चोई भी अब रेस्टोरेंट में शेफ बन चुका था। वो हर डिश को यूनिक तरह से बनाता था, जिस वजह से अब रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी थी। फिर यहाँ चोई ने एक दिन जब अपने कैलेंडर में देखा तो उसे पता चला कि उसे अगले दिन योंगसान स्टेशन पर जाना है। तो चोई अगले दिन तैयार होकर ये सोचकर वहाँ पहुँच गया कि शायद उसे वहाँ जाकर अपने बारे में कुछ पता चले। पर यहाँ पहुँचने पर कुछ लोग उसे अपने साथ एक वैन में ले गए, क्योंकि जेसन एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। वो अक्सर शूटिंग में जाया करता था, जहां अब चोई को पहले तो एक्टिंग के नाम पर बहुत धोया गया और फिर जब उससे एक्टिंग करवाई तो वो यहाँ किसी भी सीन को अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिसे देखकर डायरेक्टर का दिमाग खराब हो गया। दूसरी तरफ वहाँ जेसन जब योंजो का पीछा कर रहा था तो उसने देखा कि एक आदमी योंजो का पीछा कर रहा है, जिसे देखकर योंजो बहुत घबरा गई थी। तो फिर जेसन योंजो को उस आदमी से बचाकर अपने साथ ले गया। और वहाँ शाम को जब चोई अपनी दिहाड़ी ले रहा था तो उसने अपने बारे में जानने के लिए वहाँ के रजिस्टर से अपनी इन्फॉर्मेशन निकाली, जिससे उसे जेसन के पिता का एड्रेस मिल गया, जिसे चोई अपना पिता समझकर वहाँ पहुँच गया। जेसन के पिता एक नाई थे जो यहाँ अपने कस्टमर से अपने बेटे के बारे में बात कर रहे थे। तो तभी इधर पर चोई भी आकर चुपचाप से बैठ गया। जेसन के पिता को लगा कि चोई यहाँ बाल कटवाने आया है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और वो अपने बेटे के बारे में बात करने में ही लगे रहे। वो कहते हैं कि उनका बेटा एक नंबर का निकम्मा है जो पैसे खत्म होने पर ही घर वापस लौटता है और अपने आप को एक सुपर स्टार समझता है, पर आज तक उसने किसी भी मूवी में या ड्रामा में एक्टिंग नहीं की है। इसके बावजूद भी उन्हें यकीन था कि उनका बेटा एक न एक दिन बड़ा एक्टर बन के रहेगा। जो सारी बातें अब चोई के दिल में लग जाती हैं, क्योंकि वो जेसन के पिता को अपना पिता समझ रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा एक्टर बन के दिखाएगा, तभी वो घर वापस लौटेगा। वहाँ जेसन सीसीटीवी में देखता है कि योंजो अपना सामान पैक करके किसी से मिलने के लिए जा रही है, पर वहाँ कोई आया ही नहीं। जिसके बाद योंजो वापस अपने फ्लैट में लौट गई और उसने सोचा कि शायद उसे अगले थर्सडे जाना होगा। और यहाँ चोई अब अपनी एक्टिंग स्किल को सुधारने में लगा और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देने लगा, जिसके चलते उसे एक फाइट सीन में काम भी मिल गया, जिसमें उसे हीरो के बॉडीगार्ड का काम करना था। तो वो यहाँ इस सीन में सभी को धोने लग गया और उसने हीरो को एक हाथ उठाने भी नहीं दिया, जिसे देखकर हीरो ने कहा ले तू ही कर ले। पर इसके बावजूद भी डायरेक्टर को चोई का काम बहुत पसंद आया और उसने चोई को हीरो के राइट हैंड का काम दे दिया, जिसमें उसने भर भर के ओवर एक्टिंग की। पर पता नहीं डायरेक्टर कौन से नशे में था कि उसने पहले ही सीन में ओके कर दिया। जिसके बाद से उनका ये ड्रामा इतना फेमस हो गया कि लोग चोई को जानने लग गए थे, जिससे अब रीना भी बहुत खुश हो गई। और वहाँ जेसन ने भी योंजो का पीछा करके उसे आखिर में पटा ही लिया था और दोनों एक दूसरे के प्यार में लैला मजनू बन चुके थे। फिर एक दिन जेसन को चोई के क्लाइंट का कॉल आया, जिनसे जेसन ने चोई बनकर बात की और उन लोगों से मिलने के लिए पहुंच गया, जहां उन लोगों ने उससे पूछा कि तुमने अभी तक योंजो को मारा क्यों नहीं। प्लान के हिसाब से तो तुम्हें उसे पहले ही मार देना चाहिए था। जिसके बाद उन्होंने उसे कुछ और पैसे दिए और उसे जल्द से जल्द योंजो को मारने के लिए कहा, जिससे अब जेसन को समझ में आ गया कि चोई कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसों के लिए योंजो को मारने वाला था, इसलिए वो उस पर नजर रख रहा था। तो अब जेसन योंजो को बचाने के लिए चोई को ही निपटाने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो योंजो को वो मार देगा। पर वहाँ जब वो चोई को मारने के लिए पहुंचा तो चोई ने उसे अपना फैन समझा और उसे ऑटोग्राफ देकर भेज दिया। और फिर अगले दिन वहाँ शूटिंग में डायरेक्टर ने चोई को ही मेन लीड बना दिया और पहली फुर्सत में उस हीरो को निकाल दिया। अब रात में चोई को हीरोइन के साथ रोमांटिक किस वाला सीन करना था, पर वो किस नहीं कर पा रहा था। वो एक्शन सीन को तो बड़े अच्छे से कर लेता था, पर रोमांटिक सीन उसके बस की नहीं थी, जिस वजह से अब शूटिंग को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। जिसके बाद चोई रात में रीना से मिला
और उसने उसे बताया कि वो रोमांटिक सीन को अच्छे से नहीं कर पा रहा है। अगर वो उसके साथ एक बार रोमांटिक सीन की प्रैक्टिस कर लेगा तो वो अगले दिन उस सीन को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ये सुनते ही रीना ने उसे किस करके प्रैक्टिस करा दी, जिसके बाद वो किस करने में इमरान हाशमी बन गया और शूटिंग में भी लड़की को 1.5 घंटे तक किस करता रहा और डायरेक्टर चूतिया साला कट भी नहीं बोल रहा है। इधर अब योंजो फिर से सामान पैक करके उस जगह पर पहुंची जहां उससे कोई मिलने आने वाला था। तो यहाँ पर जेसन पहुंच गया, जिसने योंजो को बताया कि वो एक पुलिस वाला है और जिसका वो इंतजार कर रही है वो अब नहीं आएगा। जिसके बाद उसने उसे गले लगा लिया और कहा कि अब से वो उसकी हिफाजत करेगा। पर इन दोनों के बारे में उधर उन लोगों को भी पता चल गया जिन्होंने चोई को योंजो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये लोग यहाँ जेसन को ही कॉन्ट्रैक्ट किलर समझ रहे थे क्योंकि वही उनसे मिलने के लिए गया था। इसलिए इन्हें लग रहा था कि जिसकी सुपारी उन्होंने उसे दी है वो उसी के साथ रोमांस कर रहा है। जिसे देखने के बाद इनके बॉस ने कहा कि जल्द से जल्द किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करो और इन दोनों को निपटा दो। तो तब इन चारों नमूनों ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर को मैसेज कर दिया ताकि जो भी पहले आएगा वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। पर वो चारों मैसेज चोई के ही अलग अलग फोन में आए क्योंकि चोई का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था और सब लोग उसे अलग अलग नाम से जानते थे। दूसरी तरफ वहाँ चोई रीना की फैमिली के साथ पिकनिक पर गया था, जहाँ अब चोई और रीना दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिसके बाद रात में जब चोई रीना के साथ वापस लौट रहा था तो रास्ते में बारिश हो रही थी और रेडियो में वही गाना चल रहा था जो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से पहले अक्सर सुना करता था, जिससे अब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वो यहाँ से तुरंत अपने फ्लैट में पहुंचा, जहाँ उसके फ्लैट में जेसन का फैलाया हुआ कचरा था और उसके सारे पैसे भी गायब थे। तब चोई ने सीसीटीवी में देखा कि जेसन रीना के फ्लैट में है और वो दोनों यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से रीना के फ्लैट में पहुंच गया, जिसे देखकर जेसन रीना को यहाँ से भागने को कहने लगा। पर यहाँ रीना चोई को पहले से जानती थी। दरअसल चोई जब भी किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था तो वो उस इंसान से मिलकर उसे बता देता था कि कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, अगर वो बचना चाहता है तो वो उसकी बात माने। जिसके बाद वो उस आदमी की फेक डेथ क्रिएट करता था ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए और फिर बाद में वो उस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट के आधे पैसे देकर उसे दूसरे देश भेज देता था। और यहाँ योंजो के साथ भी वो यही करने वाला था, इसलिए उसने योंजो को मरने की एक्टिंग करने के लिए कहा था। पर इससे पहले कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाता उसकी याददाश्त चली गई। फिर उसने योंजो और जेसन को बताया कि अब उन दोनों की जान खतरे में है क्योंकि उन लोगों ने दूसरे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इसलिए उसने योंजो को जल्द से जल्द दूसरे देश भेजने के लिए कहा। पर योंजो जेसन के बिना नहीं जाना चाहती थी। तब जेसन ने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि वो एक लूजर है, अगर वो मर भी गया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये सुनकर चोई ने उसे बताया कि वो उसके पिता से मिला था जो उसे एक बहुत बड़ा एक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं और उन्हें उसकी बहुत परवाह है। तो अब चोई ने दोनों को बचाने का प्लान बनाया जिसमें उसे दोनों की ही फेक डेथ दिखानी थी। इसलिए वो दोनों से कहता है कि तुम्हें आज रात अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ तो वो लोग दूसरे किलर को हायर कर लेंगे। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचा जहां उसे रीना मिली, जिसे चोई ने बताया कि अब उसकी याददाश्त वापस आ गई है और वो वैसा नहीं है जैसा वो उसे जानती है। फिर उसने रीना को उसे भूल जाने के लिए कहा, पर रीना उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोने लग गई क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। पर फिर वो यहाँ उससे लड़कर बाहर चली गई। उसके जाने के बाद चोई भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कार में निकल पड़ा, जिसे जाते हुए रीना ने देख लिया और उसने सोचा कि कल तक तो ये भिखारी था, आज इसके पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई। तो वो सच जानने के लिए उसका पीछा करने लग गई और वहाँ चोई ने उन लोगों को एक खंडर पर बुला लिया था जिन्होंने योंजो को मारने का उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जहाँ पर अब सबसे पहले जेसन योंजो को घसीटता हुआ लाया और उसने योंजो के पेट पर नकली चाकू मार दिया और वो मरने का नाटक करने लगी। फिर इधर चोई भी आ गया, जिसे ये लोग अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किलर समझ रहे थे, जिसे इन्होंने उन दोनों को निपटाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जिसके बाद यहाँ चोई और जेसन एक दूसरे से लड़ने का नाटक करने लगे, पर इनकी लड़ाई के बीच में इधर रीना आ गई, जिसे देखकर चोई ने उसे गाली दे दी ताकि उन नमूनों को उस पर शक ना हो। पर गाली सुनते ही रीना उस पर भड़क गई। चोई ने उसे समझाने की कोशिश की पर रीना कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। तब चोई ने जेसन से कहा कि अबे तू ही इधर आकर मुझे चाकू मार दे। तो फिर जेसन ने चाकू निकाला और चोई के पेट में घोंप दिया और फिर चोई ने योंजो को इशारा किया तो योंजो ने उन तीनों के ऊपर एक कंटेनर गिरा दिया जो कि नीचे से खाली था, जिस वजह से ये तीनों अंदर बच गए थे। फिर इसके बाद ये चारों नमूने कंटेनर के पास देखने के लिए आए तो उसी वक्त जेसंग ने कंटेनर के बाहर नकली खून बहा दिया, जिससे ये सभी खुश हो गए और सोचने लगे कि इनका काम भी पूरा हो गया और कोई सबूत भी नहीं बचा। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए, जिनके जाने के बाद ये तीनों कंटेनर से बाहर निकले और फिर चोई ने रीना को सारी सच्चाई बताई और उसने अपने बारे में भी बताया कि वो 32 साल का नहीं 45 साल का है।
जिसे जानकर रीना हैरान हो गई क्योंकि उसके अंकल भी 45 साल के ही थे। उसे डर था कि कहीं चोई के बीवी बच्चे तो नहीं है। तो चोई ने उसे बताया कि उसने आज तक कभी शादी ही नहीं की है। तो फिर रीना उसे अपने साथ शूटिंग के सेट पर ले गई जहां आज उसके ड्रामा का आखिरी सीन शूट होना था। चोई ने स्क्रिप्ट के डायलॉग ना बोलकर अपने डायलॉग से रीना को देखकर उसे प्रपोज कर दिया और डायरेक्टर इतना चूतिया कि उसने उस शॉट को भी ओके कर दिया। जिसके बाद से चोई रीना की फैमिली के साथ ही रहने लगा और उसने एक्टिंग को ही अपना प्रोफेशन चुन लिया। और फिर एक दिन उसके पास जेसन आया जिसने अपने पिता के लिए एक्टिंग करने का डिसाइड कर लिया था और अब इन दोनों के बीच एक फाइट सीक्वेंस होने वाला था, पर इनकी फाइट होने से पहले ही मूवी एंड हो गई। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।